Hello, friends. I welcome you all in the Shivana IS Academy YouTube channel. Well, in this video section, we will focus on HAS and UPSC examination. We will cover the February month current affair in details. Two point I need to mention out that UPSC and HAS examination are asking one or two questions from the historical personalities. As you can see from the screen, we will cover the first section of this magazine, Culture and History, in which Swami Vivekananda, Netaji Subhash Chandra Bose, and Guru Ravidas will be considered. So, in this section, we will cover this one. And after that, we'll move towards geography, important issues. Let's discuss. वेल स्वामी विवेकानंद एक ऐसी पर्सनैलिटी है, जब जानते हैं कि इनके कई डिफरेंट एंगल हैं इनको जानने के, और इनके बारे में हमेशा से सवाल जो हैं वो बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे. हम डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. वेल, द नेशन पे ट्रिब्यूट टू स्वामी विवेकानंद ऑन हिज जयंती को एक ट्रिब्यूट पे किया गया लोगों के द्वारा. कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं. नोट्स आपने जब बनाने हैं इसके, तो आपने डिट्टो जो है, जो मैं कह रहा हूँ, आपने उसको हाईलाइट करना है और बाकी बातें भी आपने लिखनी है, कि ये बहुत ही शॉर्ट मटेरियल आपको पिक ऑन किया गया है. डिसाइपल किसके थे, मन किसके शिष्य थे ये? तो ये शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के. फाउंडर कौन है या किसके फाउंडर थे ये? तो रामकृष्ण मिशन जो 1897 में चलाया गया था, उसके फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद. और रामकृष्ण मठ वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, कई बार एग्जाम में आया है कि वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क किसने बनाई थी? तो आंसर स्वामी विवेकानंद. इनकी फ़िलासफ़ी थी अद्वैता वेदांता, तो ये इनकी फ़िलासफ़ी है. लिटरेरी वर्क है इनका राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा. ये इनके कुछ एक बुक्स, उनके कुछ एक लेक्चर्स इसके अंदर रिकॉर्ड हैं. कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन के ऊपर मैं फटाफट से बात करता हूँ. रिवाइवल ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिज्म, हिंदू आध्यात्मिकता को उन्होंने काफ़ी रिवाइव किया. आज कई लोग हिंदुइज्म में जो बिलीव करते हैं, उनका मानना है कि हिंदुइज्म में स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. He was responsible for this revival of Hindu spiritualism and established Hinduism as revered religion on the world stage. तो हिंदू रिलीजन को एक बड़े स्टेज पे स्वामी विवेकानंद लेके गए थे. और आपको याद होगी शिकागो की स्पीच उनकी, शिकागो में अमेरिका में उन्होंने जो स्पीच दी हिंदू धर्म के ऊपर, तो सभी लोग अचंभित थे, सरप्राइज एंड शॉक थे कि किस तरह से कितनी गूढ़ बातें बहुत आसानी से उन्होंने जो है वहाँ एक्सप्लेन की थी. ही इंट्रोड्यूस हिंदुइज्म एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो इन 1893. का एग्जाम में आया है कि फेमस स्पीच स्वामी विवेकानंद की कौन से साल में दी गई थी? मैसेज टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड. हिज मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड माने दुनिया में भाईचारा बना रहे, एंड सेल्फ अवेकनिंग, खुद को अंदर से जिंदा करना, रिमेन्स रेलेवेंट स्पेशली इन द करंट बैकड्रॉप ऑफ द वाइडस्प्रेड पॉलिटिकल टर्मोइल अराउंड द वर्ल्ड. दुनिया में किस तरह से क्योस चला हुआ आप जानते हैं. यूक्रेन और रशिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, नाटो एंड ऑल दी काइंड ऑफ डिप्लोमेसी जो यूएसए चला रहा है, तो किस तरह से जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, इसके बीच में स्पिरिचुअलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हम लोग देश से बढ़ के सोचें, मानवता के बारे में सोचें, और ये फ़िलासफ़ी जो है कहीं ना कहीं जो वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं कि होल वर्ल्ड इज़ एक्चुअली होम, वन होम. तो दिस शोज दैट कहीं ना कहीं हिंदुइज्म की फिलासफी एक्सेप्टेबिलिटी की थी. तो नेक्स्ट है सोशल सर्विस. द रामकृष्ण मिशन अंडरटुक वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल सर्विसेज लाइक एस्टैब्लिशिंग एंड रनिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, प्रोपगेशन ऑफ practical tenets of Vedanta
थ्रू कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप और ये सारी बातें कही गई। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। हार्मोनाइजिंग ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में गैप था बिलीफ सिस्टम का, वे ऑफ लिविंग का, हम में और उनमें काफ़ी डिफरेंस है, बट इस डिफरेंस को काट के उन्होंने हमारे बीच की सिमिलरिटीज शो की थी और मानवता को आगे लेके गए थे। तो ये एक डिफरेंस जो है ख़त्म किया था उन्होंने। एम्फेसिस ऑन द यूथ, ही बिलीव दैट वर्किंग फॉर द सोशल चेंज रिक्वायर एनर्जी एंड स्पिरिट। अगर समाज में बदलाव करना है तो उसके लिए जोश चाहिए, ऊर्जा चाहिए, जो यूथ में यूज होती है। हैंस ही आस्क्ड द यूथ टू वर्क ऑन बोथ द मेंटल एनर्जी एंड फिजिकल अवेकनिंग फिटनेस। What Vivekananda wanted from the youth was muscles of iron and nerves of steel। कई बार एग्जाम में आया है कि किस महापुरुष ने ऐसा कहा है कि मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। तो ये स्वामी विवेकानंद का है। कई लोग ऑप्शंस में कई बार टिक करके आए हैं सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि उनका जो स्टाइल था वो कुछ इस तरह के वर्ड्स का, ये लफ्ज़ का था, मगर ये कहे गए थे स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ही एडवाइज द यूथ टू सर्व गॉड इन मैन, मैंने आप मानवता के अंदर भगवान को देखें, ये बात। एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके ऊपर काफ़ी फोकस इन्होंने किया था और कहीं ना कहीं इनका एजुकेशन के अंदर भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। स्पिरिचुअल में तो बहुत ज़्यादा रहा। विवेकानंद कॉल्ड फॉर द नेशन वाइड रेनोवेशन विद द आइडियल्स ऑफ त्याग और सेक्रीफाइस एंड सेवा, सेल्फलेस सर्विसेज, द मोस्ट इम्पेरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ शेपिंग द लाइफ ऑफ यंग पीपल। यंग लोगों के अंदर सेल्फलेसनेस, त्याग की भावना आए, देशभक्ति की भावना आए, इसलिए उन्होंने काफ़ी मोटिवेशनल लेक्चर्स भी दिए थे। स्वामी मेड दी पॉइंट दैट दिस वे ऑफ लाइफ इज़ व्हाट कैन बी कॉल्ड स्पिरिचुअल परस्यूट। तो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कि आप आंखें बंद करें और आंखें बंद करके जो है आप भगवान को याद करें और यही एक तरह की स्पिरिचुअलिज्म है। इनकी स्पिरिचुअलिज्म की डेफिनेशन अलग थी। इनकी स्पिरिचुअलिज्म में यूथ एम्पावर्ड हो, लिटरेसी हो, एजुकेशन हो, बैकवर्डनेस हटे या जो सुपरस्टिशन है वो दूर होए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही मॉडर्न बिलीफ सिस्टम रखते थे एक तरह से। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। टू मार्क द लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ द 125th बर्थ एनिवर्सरी अभी मनाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। द ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ नेताजी टू बी इंस्टॉल्ड एट इंडिया गेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में आ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की याद में उनकी 125वीं वर्षगांठ के ऊपर जो उनका स्टैच्यू है वो कहाँ सेटअप किया जा रहा है, तो है वो इंडिया गेट के ऊपर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। डिटेल्स द स्टैच्यू मेड ऑफ ग्रेनाइट shall be tribute to the immense contribution of Netaji in our freedom struggle. He would be symbol of country's indebtedness to him। बिल्कुल, और एक तरह से इट वुड बी, मैंने जो स्टैचू में लगा रहे हैं वो हम कर्जदार हैं उनके, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ लगा दी देश की आज़ादी के लिए, तो वो एक बड़ी बात है। टिल द वर्क ऑफ द स्टैचू इज कम्प्लीटेड द होलोग्राम स्टैचू ऑफ नेताजी विल बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेस। होलोग्राम जो है उनका वहाँ प्लेस किया जाएगा जब तक ये स्टैचू बन के रेडी नहीं हो जाता है। तो इनकी लाइफ बताई गई है। वैसे ये थोड़ा आपको रीड करना मुश्किल होएगा, मगर 1897 से 1946 तक की जो बात है वो एक द हिंदू न्यूज़पेपर के कॉलम में आई थी, तो उसको हमने यहाँ पे उठाया है। आप इसका PDF जो है वो ले सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन एज सोशल रिफॉर्मर, एक सामाजिक रिफॉर्मर के रूप में अगेंस्ट कास्टिज्म। ये कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, बिल्कुल सही बात है। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस रिलीजन, कास्ट, रेसेस। मैंने जो एक फ़ौज थी इसको कहते हैं आज़ाद हिंद फ़ौज या इंडियन नेशनल आर्मी। उसमें कोई जाति धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं था, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। द इंडियन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन कुड बी एनरोल्ड इन टू INA। मैंने कोई इसमें डिफरेंट कैडर नहीं थे कि मुस्लिम का कैडर डिफरेंट होगा, दलित का कैडर डिफरेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। दे वॉज सर्व फूड एंड कुकड इन दी सेम किचन। कहीं ना कहीं जो जाति या धर्म के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन थी या एक तरह से जो अनटचेबिलिटी थी उसको उन्होंने ख़त्म किया, क्योंकि सेम ही किचन में खाना उनका परोसते थे, बनता था। दीज वर दी फर्स्ट मेजर सक्सेसफुल स्टेप्स इन इरेडिकेटिंग कास्टिज्म। तो कास्टिज्म को दूर करने का एक बड़ा प्रयत्न था उनकी तरफ से। और ये बात सेक्युलरिज्म के ऊपर क्या इनकी राय थी, टू स्ट्रेंथन दी सेक्युलर फीलिंग एंड देयरबाय फोस्टर नेशनल यूनिटी, कॉमन वर्शिप एंड सेलिब्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन फेस्टिवल वर इंट्रोड्यूस इन दी INA। और कहीं ना कहीं
जो पूजा पाठ, जैसे मान लो हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, तो हम एक दूसरे के फंक्शंस में या त्यौहार में इन्वॉल्व हों, इससे डिफरेंसेस ख़त्म होते हैं। तो ये इनकी तरफ से बहुत अच्छे इनिशिएटिव थे आज़ाद हिंद फौज के अंदर। जैसे मान लो ईद अगर है तो उसमें सब लोग मना रहे हैं इकट्ठे बैठ के, दिवाली है तो उसमें इकट्ठे सेलिब्रेशन हो रही है, ये बड़ी बात है। इम्पैटस टू यूनिटी ऑफ इन डाइवर्सिटी, आप एक तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम काफ़ी डाइवर्स कंट्री हैं, इस देश में कई तरह के धर्म हैं, कई तरह की जातियाँ हैं, कई तरह के लोग हैं, कई तरह की भाषाएं, खान पीन, बोलचाल, तो इतने डिफरेंट होते हुए भी हम सेम कैसे हो सकते हैं। तो यूनिटी मेंटेन की इन्होंने। दो हिंदुस्तानी was widely used for military commands and administrative use, the other Indian languages were considered equally important. बाकी भाषाओं को भी importance दी गई इनके द्वारा। Also the आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन जो उन्होंने चलाया था, beamed to India in some Indian languages like Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Gujarati, Marathi, Punjabi, गुरखली और पुश्तो। तो डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं के अंदर ही चलाया गया, जस्ट टू शो दैट कि ऐसा नहीं कि हिंदुस्तानी या इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है, बाकी लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, ताकि कोई भी ये ना समझे कि हमारी भाषा को इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रही है। चैम्पियनशिप ऑफ विमेन राइट्स, विमेन के राइट्स के लिए भी इन्होंने जो है काफ़ी स्टेप्स लिए थे, इसमें कोई शक नहीं है अगर आप देखेंगे तो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैड एन इनहेरेंट faith in Nari Shakti or women empowerment. He strongly believed in equality of men and women in civil and military life. His ideas on women empowerment were not mere lip service. Bose created a history by establishing the world's first all-women regiment with Indian National Army in 1943. इन्होंने women regiment क्रिएट किया था, जो एक बड़ी बात है। तो रानी झांसी रेजिमेंट उसको कहा था। तो कई बार एग्ज़ाम में आता है कि रानी झांसी रेजिमेंट जो बनाया गया था ये किससे कनेक्टेड है, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी से ये संबंधित है, क्योंकि वहाँ पे एक विमेन का सेपरेट रेजिमेंट था, जैसे गुरखा रेजिमेंट होता है, राजपूत रेजिमेंट होते हैं, वैसे ही। खैर, एजुकेशन के ऊपर बोस रियलाइज दैट एजुकेशन इज़ अ ग्रेट फोर्स इन ब्रिंगिंग अबाउट अ सेंस ऑफ नेशन यूनिटी एंड सॉलिडारिटी। तो उसके ऊपर उन्होंने जो एजुकेशन के लिए काफ़ी जो है काम किया था। ही वॉज इन फेवर ऑफ कॉमन एजुकेशन पॉलिसी विद द कॉमन स्क्रिप्ट विच कुड बी अ रोमन स्क्रिप्ट। तो ये रोमन स्क्रिप्ट के फेवर में थे कि देश में डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं हैं, तो कॉमन स्क्रिप्ट फॉलो की जाए, रोमन स्क्रिप्ट, तो उसके वो उसमें थे। तो स्पिरिचुअलिज्म में भी काफ़ी इनका बिलीव था। हिज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल propensity was further elevated in contact with the teaching of रामकृष्ण परमहंस and विवेकानंद। इन दोनों से काफ़ी प्रभावित थे ये। He always had a very small copy of भगवद गीता in the breast pocket on his field uniform। तो इनके पास जो साइड की हमारी जो एक जेब होती है उसमें भगवद गीता की एक छोटी कॉपी रहती थी। इनका विश्वास था कि मुझे उनको उससे पढ़ने में, उसको पढ़ के जो है मुझे हिम्मत या एक हौसला मिलता है। he became determined to work ceaselessly for the benefit of country and toiling masses। तो जनता के बीच में ये बिल्कुल छा गए थे यहाँ से। Political contribution within Congress, Bose stated his opinion that the INC should be organized on the broadest anti-imperialism front with twofold objective of winning political freedom and establishing socialist regime। ये रशिया या जापान से काफ़ी प्रभावित थे। रशिया में सोशलिज्म का एक तरह से चला हुआ था एक मूवमेंट, और सोशलिज्म से काफ़ी प्रभावित थे। इनका ये एंटी इम्पीरियलिज्म थे कि जो इम्पीरियलिस्ट हैं, इम्पीरियल पावर्स हैं जो हम पे राज कर रही है, उनको यहाँ से भगाइए और फिर इंडिया में सोशलिज्म को स्थापित कीजिए, यहाँ पे जनता जो है डिसाइड करती है रिसोर्सेज के ऊपर, उनका हक होता है, इट डिसाइड जस्ट एवरीथिंग। और गवर्नमेंट जो एट द पावर जो होती है वो सोशलिज्म माने जनता के भले के लिए ही काम करती है, ना कि कुछ लोगों के लिए। तो बोस आइडिया ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंडिपेंडेंस and with his support Jawaharlal Nehru has passed resolution in Purna Swaraj in 1929। so Purna Swaraj means complete independence का resolution जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पास करवाया था। बट इसमें कहीं ना कहीं सुभाष जी की काफ़ी हद तक इनको एक मेंटल सपोर्ट थी इस बारे में, ये उनका आइडिया था। ही ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया यंग मैन कॉन्फ्रेंस बनाई थी,
और 1938 में इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो हरिपुरा सेशन था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि सुभाष चंद्र बोस को कौन से कांग्रेस सेशन के अंदर जो है वो अध्यक्ष चुना गया था, तो ये हरिपुरा सेशन है। और ये बात है 1939 में उनको दोबारा चुन लिया गया और त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस में चुने गए थे, मगर कुछ मतभेद हुआ और उन्होंने इसको रिज़ाइन कर दिया था। यहाँ से रिज़ाइन दिया तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। 1939 बोस resigned from Congress and established the All India Forward Bloc as a faction within the Congress, Indian Congress। मैंने एक तरह से एक दल क्रिएट किया अलग। His aim was to liberate India from colonial yokes, जो colonial पावर हम पे राज कर रही थी उनसे आज़ाद करने का पर्पज़ था। So collaboration with foreign countries in 1943, Singapore, Subhash Chandra Bose organized and expanded Indian National Army. This force was renamed as आज़ाद हिंद फौज। तो इसको इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज कहा गया था। सिंगापुर के अंदर ऑर्गेनाइज की थी उन्होंने। He also founded the Provisional Government of Free India at Singapore on 21st of October 1943। सिंबॉलिक गवर्नमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जिस तरह से तिब्बतन गुलाम हैं चाइना के, तो दलाई लामा एंड उनके जो काउंटर पार्ट, उनके जो वहाँ पे तिब्बतन गवर्नमेंट के इलेक्टेड लोग हैं, तो उनकी पार्लियामेंट, उनकी गवर्नेंस वहाँ से वो चलाते हैं, मगर उसका लीगल कोई इफेक्ट नहीं है, बट सिंबॉलिकली चलती है वहाँ से। उसी तरह से सुभाष जी ने ऐसा किया था। इडियोलॉजी ऑफ साम्यवाद एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सिंथेसिस। नेताजी पिक्ड अप द कॉमन गुड ट्रेट ऑफ नेशनल सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म टू फॉर्म बेसिस ऑफ न्यू सिंथेसिस। इसमें कोई ख़ास बातें यहाँ से नहीं है, इसको आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एज सच। और रिलेशनशिप उनके गांधी जी के साथ कैसे रही, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, टू लेजेंडरी पर्सनैलिटीज, gigantic in their political, moral and ethical stature. Both of them were true worthy son of Mother India। बिल्कुल इनका कद जो है वो बराबर का था, मगर जो बात ज़रूर है कि गांधी जी आहिस्ता आहिस्ता एक तरह से उनका जो कद है वो बहुत बड़ा बन गया था, इसमें कोई शक नहीं है। To Subhash Bose, Gandhi always remained India's greatest man। सुभाष जी की नज़र में भी गांधी जी बहुत बड़े आदमी थे। Subhash led all praise for Gandhi's unflinching patriotism, firmness in character and love for the truth। He recognized and admitted Gandhi as the undisputable, unrivaled leader of the masses। Similarly, the Gandhi Bose was like a son whose self-sacrifice and suffering drive integrity and commitment to the national cause and capacity to bind all Indians into one people were unsurpassed। Both Gandhi and Bose were totally honest men। They were internationalists and humanists। They were secular in approach and anti-racial in outlook। You can see a similarity between Gandhi ji and Bose। Their minds were always diverted toward the liberation of their motherhood। The whole life of both leaders was an epic struggle for India's independence। This is about सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक से आप और भी बातें पढ़ सकते हैं, मगर ये कुछ हमने बातें यहाँ से पिक ऑन की हैं जो आपको जानना ज़रूरी था। इसके बाद गुरु रविदास जी के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। टॉपिक हमारे पास है गुरु रविदास जी के ऊपर। गुरु रविदास जी का टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पंजाब के इलेक्शन में इस दिन की काफ़ी चर्चा हुई, और रीज़न ये था चर्चा के पीछे कि जो गुरु रविदास जी का बर्थडे 14 फरवरी को मनाया जाता है एंड 14 मार्च को, एंड इस तरीके से जो है वो पंजाब के इलेक्शन में 14 फरवरी डिले किया जाना एक बड़ी बात थी। लेट्स डिस्कस इट। द पोस्टपोनमेंट ऑफ पंजाब इलेक्शन विल अलाउ रविदास टू ट्रैवल टू वाराणसी for Guru Ravidas Jayanti। Why is it important for all political parties to woo this community and largest डेरा? गुरु रविदास जी को पंजाब की जो कम्युनिटी है, ख़ासकर दलित कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, वो उनको अपना भगवान मानती है। देखिए ये दो लोग हैं, बी आर अम्बेडकर एंड गुरु रविदास। इनका जो
कंट्रीब्यूशन है दलित की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने इतने स्टेप्स उठाए हैं दलित के अगेंस्ट हो रही डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कि लोग इनको ही अपना भगवान मानते हैं। रविदास जी की हम बात करें, सेंट रविदास वाज द 14th सेंचुरी सेंट और भक्ति मूवमेंट के फाउंडर भी थी तरह से। ही वॉज फाउंडर ऑफ रविदासा रिलीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रविदासिया रिलीजन के फाउंडर कौन थे? ये थे। उसके बाद डिसाइपल्स, ही वॉज डिसाइपल ऑफ ब्राह्मण भक्ति पोइट रामानंदा। ये हुआ फिर HS वाला सवाल या UPSC वाला सवाल। UPSC में भी 3-4 आपको ऑप्शंस आती हैं, 3-4 आपको मैच मेकिंग आती हैं क्वेश्चंस, तो उन 3-4 में से एक क्वेश्चन पक्का इस पे होता है कि फलना जो डिसाइपल है, शिष्य है, उसके गुरु कौन थे, तो एरो को मैच करना होता आपको। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी। किससे कंटेम्प्रेरी थे? कबीर के यंगर टेम्प्रेरी कह लीजिए आपकी, जिस समय कबीर थे उस समय पे भी ये रहे थे। स्क्रिप्चर, रविदास devotional verses were included in the Sikh scripture from known as Guru Granth Sahib। तो सिख का जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी रविदास जी की कई कपलेट्स हैं, कई उनकी बातें, भजन उसके अंदर आए हैं। इन आदि ग्रंथ 40 ऑफ Ravidas poems are included, and he is one of the 36 contributories to the foremost canonical scripture of Sikhism। तो जो सिखिज्म का गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर तकरीबन 36 की कंट्रीब्यूशन, उनमें से एक ये भी आते हैं। टीचिंग, ही टॉट रिमूवल ऑफ सोशल डिविजन्स ऑफ कास्ट एंड जेंडर एंड प्रमोटेड यूनिटी इन द परसूट ऑफ पर्सनल स्पिरिचुअल फ्रीडम। इन टीचिंग थी इनकी। इनके लिटरेरी वर्क भी आते हैं, आदि ग्रंथ ऑफ सिख, पंचवानी ऑफ हिंदू वॉरियर असैटिक ग्रुप, Dadupathis are the two oldest attested sources of literary work of Ravidas. Ravidas' poetry covered topics such as definition of a just state, where there is no second or third class citizens। कहीं कहीं यहाँ से मालूम चलता है कि इनका काम यही था कि कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स को उनकी कास्ट, उनकी आइडेंटिटी के आधार पे क्लास 2 क्लास 3 बना दिया गया है, उनको वहाँ से रिमूव किया जाए और एक जस्ट, विच मीन्स एक फेयर और इक्वल सोसाइटी क्रिएट की जाए। वो वहाँ से मालूम चलता है। ही वॉज रियल योगी इन दिस केस। तो ये बात है। एंड बिलीफ क्या थे रविदास रिलीजन को मानने के, बिलीफ क्या थे? टीचिंग ऑफ रविदास प्रेजेंट्स द ऑफशोट ऑफ द भक्ति मूवमेंट ऑफ द 15th सेंचुरी, a religious renaissance in India। वननेस मन एक होना आपका, ओमनीप्रेजेंस एंड ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड, कि भगवान बहुत पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है एंड वो हर जगह विद्यमान है। ओमनीप्रेजेंस मीन्स, सो ओमनीप्रेजेंस मीन्स हर जगह उनका होना, और ओमनीपोटेंस मीन्स, ओमनी मीन्स ऑल एंड ऑल पावरफुल पोटेंस। द ह्यूमन सोल इज अ पार्टिकल ऑफ गॉड। जो ह्यूमन है वो भगवान का ही अंश है। द रिजेक्शन ऑफ द नोशन दैट गॉड कैन नॉट बी मेट बाय लोअर कास्ट। इन्होंने इसको हटाया कि भगवान को एक दलित, एक छोटी कास्ट का भी पा सकता है। जो एक नोशन क्रिएट किया गया था ब्राह्मणिज्म के द्वारा कि दलित आउट ट्रोडन है, डाउन ट्रोडन है, इन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे बुरे कर्म किए हैं कि इस जन्म में ये जो हैं वो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हैं भक्ति से। और ब्राह्मणिज्म में तो ब्राह्मण को ही भक्ति की अथॉरिटी थी और इंटरप्रिटेशन की कि धार्मिक ग्रंथ क्या बोलते हैं। तो भक्ति मूवमेंट के ज़्यादातर जो सेंट थे, सन्यासी थे, दे मूव्ड अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म फिलॉसफी और वैदिक फिलॉसफी। फाइनल थॉट्स, Guru Ravidas was the great saint and spiritual reformer who devoted his life to serve humanity। अब देखिए ये ऐसी बात है जो प्रीलिम्स के लिए कभी नहीं आती। मैंने प्रीलिम्स का आपको मेन पॉइंट बता दिए हुए हैं, बट जब मेन्स हमें लिखना होता है तो लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो उसके लिए मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। He worked for promoting the principles of social harmony, brotherhood, throughout his life। He called upon the resolve to take inspiration from the teachings and strive for strengthening fraternity and मतलब भाईचारा वगैरह सोसाइटी में बना रहे, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जाति के नाम पे वो हटे बिल्कुल ही, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। और जो फिलॉसफी थी एक तरह से सूफीज़म की, वो यही थी कि भगवान से संगीत के ज़रिए, गीत के ज़रिए या डांस के ज़रिए उनसे मिलना, बने एक स्पिरिचुअली उनसे मिलना,
ये बात है। अदरवाइज पहले जो था वो एक जो रिचुअल्स थे कि ये श्लोक पढ़ना है फलने भगवान के लिए, ये श्लोक पढ़ना उन भगवान के लिए, तो बहुत रिजिड था सिस्टम। और ब्राह्मणिज्म भी इसके इंटरप्रिटेशन करते थे, विच मीन्स कि इंटरप्रिटेशन अगर आप किसी क्लास के पास रखोगे तो स्वाभाविक है कि वो एक्सप्लॉटेशन करेंगे दूसरी क्लास का, तो ये चीज़ें रही थी पहले से। तो खैर ये मैंने 3 पर्सनैलिटीज डिस्कस की हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ HAS एग्जामिनेशन, UPSC एग्जामिनेशन एंड नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन। मैंने इसमें जो हाईलाइट किए हैं, जो सर्कल लगाए हैं, वही चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बट मैंने पहले से कहा है कि जब आप मेंस लिखते हैं और तीनों पेपर का मेंस आता है तो उसके लिए आपको डिटेलिंग में पढ़ना चाहिए। तो जो ये बनाई गई हैं इंफॉर्मेशन, ये प्री प्लस मेंस के लिए है ज़रूरी। तो आप इसको जैसे लेना चाहते हैं, अगर आप प्रीलिम्स को देख रहे हैं तो सिर्फ जो मैंने बातें हाईलाइट की हैं सिर्फ उसको रखिए, नोट्स बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि मेंस की भी अभी से कर ली जाए तो फिर आप जो है इसको भी जो है हैंडल कर सकते हैं यहाँ से। वेल, लेट्स मूव फॉरवर्ड।